वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दरबार साहब की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको लेकर आगे चलते हैं। ये जो स्थान है इसे थड़ा साहिब कहते हैं और ये सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। जब गुरु तेग बहादुर जी को गुरगद्दी की बख्शिश हुई तो वे बाबा बकाला, जो कि अमृतसर से 41 किलोमीटर दूर है, वो इस स्थान पर दरबार साहब पर मत्था टेकने के लिए पहुँचे। तो उस समय दरबार साहब में सोडी खानदानों का कब्जा था और उन्होंने गुरु साहब को दरबार साहब में मत्था टेकने के लिए मना कर दिया। तो गुरु तेग बहादुर जो कि शांति के दूत थे, वे इस स्थान पर आकर बैठ गए और यहाँ उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया और इस स्थान का नाम पड़ा थड़ा साहब। दोबारा फिर से आपको हम लेकर आ चुके हैं अकाल तख्त, जो कि थड़ा साहब के बिल्कुल ही पास है। अकाल तख्त जो कि सिखों का सर्वोच्च तख्त है, उसके पास देखिए दो निशान साहब, एक पीरी और एक मीरी का। तो पीरी का जो निशान साहब है वो मीरी निशान साहब से थोड़ा ऊंचा है, जो कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा देर में विस्तार से बताऊंगा। तो ये दो निशान साहब दरबार साहब में आपको खड़े नज़र आएंगे, जो कि काफ़ी दूर से नज़र आते हैं। और ये देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ उस दिन काफ़ी थी, काफ़ी खचाखच भरा हुआ था दरबार साहब। समय था सुबह के 10:30 के आसपास और हम भी लाइन में लगे हुए थे। तो देखिए किस तरह से लंबी लंबी कतारें सर्प की जैसे घूमती हुई दर्शन जोड़ियों की ओर बढ़ रही है। तो हमें भी काफ़ी समय लगा, तकरीबन 2 घंटे हमें भी माथा टेकने में लग गए। और ये देखिए निशान साहब के कपड़े को बदलते हुए, तो इस कपड़े को जो हम निशान साहब पर लगाते हैं उसे हम चोला साहब कहते हैं। ये हर त्यौहार में या हर ओकेजन में से बदला जाता है। तो देखिए किस खूबसूरती से एक व्यक्ति एक स्लिंग के जरिए, जो कि ऑटोमेटिक क्रेन के द्वारा लगी हुई है, धीरे धीरे वो ऊपर जा रहे हैं और चोला साहब को वो खोलकर उसके बाद नया चोला साहब उस पर लगाएंगे। पीरी का जो निशान साहब है वो स्पिरिचुअल है, यानी आध्यात्मिक, और मीरी का जो निशान साहब है यानी सेकुलर, यानी धर्मनिरपेक्षता। तो धर्म हमेशा संसार में हमेशा ऊंचा रहा है, उसका स्थान हमेशा ऊंचा रहा है। तो देखिए दर्शन देवड़ी पर किस तरह लोगों की भीड़ और किस तरह गर्म मौसम में पंखे चल रहे हैं, क्योंकि दिवाली के बाद का समय है और हम भी अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए, क्योंकि उस दिन काफ़ी भीड़ थी, तो हमें भी अंदर दरबार साहब में वीडियोग्राफी करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इजाज़त नहीं मिली। तो क्षमा चाहते हैं, हम आपको वीडियोग्राफी दरबार साहब की यहीं तक ही दिखाएंगे। अब ये देखिए जो निशान साहब जो झूलते हुए पीरी और मीरी के जो निशान साहब, जो सिखों के छठे गुरु श्री हरगोबिंद सिंह ने अकाल तख्त के पास में यहाँ लगवाए थे। ये सिखों का एक निशान है। तो चलिए धीरे धीरे हम परिक्रमा पर बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दरबार साहब के परिक्रमा पर बढ़ते हुए हम आपको दिखा रहे हैं, दूर से आपको जो मीनारें नज़र आ रही हैं, जिसे हम रामगढ़िया बुंगा भी कहते हैं। इसके बारे में आपको मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसकी इतिहास बताऊंगा। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं परिक्रमा। ये देखिए गोल चक्र, जहाँ मुगलों के कमांडर मस्सा रगड़ का सर धड़ अलग कर भाई मेहताब जी और सुखा जी ने अपने घोड़े यहाँ पर घुमाए थे। और ये देखिए वो प्याऊ जो बाबा बुड्ढा जी को समर्पित है। तो दरबार साहब के हर 4 कोने में आपको प्याऊ नज़र आ जाएंगे। अब हम आ चुके हैं उस स्थान पर जो कि दरबार साहब की दूसरी बेरी की तरफ, जिसका नाम है बाबा बुड्ढा बेरी जी। ये बेरी भी तकरीबन 500-600 वर्ष पुरानी है और ये बाबा बुड्ढा जी को समर्पित है। बाबा बुड्ढा जी का इतिहास के बारे में आपको बताऊं, उनका जन्म 1506 ईस्वी में कथू नंगल में पंजाब में हुआ था और छोटी उम्र में ही गुरु नानक जी ने उनका नाम बाबा बुड्ढा जी रख दिया था, क्योंकि वो काफ़ी छोटी उम्र में काफ़ी विद्वानों जैसी बातें करते थे। और बाबा बुड्ढा जी का जो जीवन है सिख इतिहास में काफ़ी महत्व रखता है। वो इस बेरी के तहत बैठकर दरबार साहब की उसारी का काम यहाँ देखते थे। दरबार साहब का सरोवर का काम
जब चल रहा था तो यहाँ बैठ कर वो उनकी निगरानी करते थे। और 1604 ईस्वी में जब दरबार साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रथम जब प्रकाश हुआ था तो बाबा बुड्ढा जी को ही प्रथम ग्रंथी होने का सम्मान प्राप्त है। और बाबा बुड्ढा जी को भी 5 सिख गुरुओं, गुरु अंगद जी से लेकर गुरु हरगोबिंद जी को गुरगद्दी का तिलक लगाने का सौभाग्य भी प्राप्त है। तो उन्होंने एक लंबी उम्र, तकरीबन 125 साल की उम्र भोग कर उनका अंतिम संस्कार श्री हरगोबिंद जी ने अपने हाथों में रामदास गांव में 1631 में किया था। तो बाबा बुड्ढा जी को नमन है। अब हम आ चुके हैं उस जगह पर जो कि दरबार साहिब के 4 दरवाज़ों में से जो मुख्य द्वार है उसे हम कहते हैं घंटा घर द्वार या क्लॉक टावर भी कहते हैं, जिसका इतिहास काफ़ी पुराना है। मैं जिसके बारे में मैं विस्तार से आपको एक वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो ये देखिए मुख्य द्वार है, इसके दोनों तरफ सिख इतिहास म्यूज़ियम के बारे में 2 अगल कमरे हैं जहाँ की आप सिख इतिहास के बारे में जान सकेंगे। और ये देखिए एक और पियाऊ हर कोने में जहाँ की पर आपको शीतल जल आपको मिलता है। और देखिए हम आ चुके हैं उस जगह जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये देखिए ये लैंप पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, ये तकरीबन 125 वर्ष पुराना, जो कि मैंने अगले एपिसोड में आपको गलत बताया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये 125 साल पुराने हैं, जिसका इतिहास है कि ये 1897 में सुंदर सिंह मजीठिया द्वारा लगाए गए थे, जिसमें फरीदकोट के राजा विक्रम सिंह का भी 20,000 रुपये का योगदान था। तो उस समय दरबार साहिब में विद्युत का जो लगना था वो उस पर काफ़ी रोष हुआ था, काफ़ी उस पर प्रोटेस्ट हुआ था। पर अंत में दरबार साहिब में इलेक्ट्रिसिटी का प्रथम इस्तेमाल हुआ था। तो हम आ चुके हैं, देखिए ये रामगढ़िया बुंगा जो कि दरबार साहिब की तरफ से मैं दिखा रहा हूँ। और हम आ चुके हैं अब दुखभंजनी बेरी, जो कि दरबार साहिब में तीसरी बेरी है, जिसे हम दुखभंजनी बेरी भी कहते हैं। और ये बेरी गुरु रामदास जी से संबंधित है। यहाँ गुरु रामदास जी बैठकर इस बेरी के तहत बैठकर दरबार साहिब में कि सरोवर का काम, कवसारी का काम देखते थे। और धुनीचंद राजा की बेटी रजनी का इतिहास भी इस दुखभंजनी बेरी से जुड़ा हुआ है, जिनके पति कोढ़ी थे और जब उन्होंने इस बेरी के तहत सरोवर में स्नान किया था उनका कोढ़ दूर हो गया था। और ये देखिए थड़ा साहब जो कि 68 स्नान का महत्व रखता है। इस दुखभंजनी बेरी के तहत आप अगर स्नान करते हैं तो आपको 68 स्नानों का पुण्य प्राप्त होता है। तो ज़्यादातर लोग इसी दुखभंजनी के बेरी के तहत ही स्नान करते हैं। देखिए कितनी लाइन लगी हुई है। महिलाओं के लिए एक अलग सा रूम बना हुआ है जहां वो स्नान कर सकते हैं, और जेंट्स खुले में दरबार साहिब के परिक्रमा के चारों तरफ बैठकर वहां पर अपना स्नान कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं उस जगह पर जिस जगह का नाम है रामगढ़िया बुर्ज या बुंगा। यह 2-3 मंजिला 2 मीनारें हैं जो लाल पत्थर से बनी हुई हैं। और ये एक महान योद्धा जस्सा सिंह रामगढ़िया ने 18वीं सदी के अंत में इन्हें बनाया था। और क्यों बनाया था मैं इसके आपके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल हम आपको देखिए एक जगह पर लेकर चलता हूँ जिसे एक ऐतिहासिक शिल या सिंहासन कहा जा सकता है, जिसे हम तख्त तौश कहते हैं। ये वो शिला लाल किले के सिंहासन का हिस्सा था जिस पर बैठकर मुग़ल बादशाह हुक्मरान करते थे। और इस तख्त पर जो शिल थी उसे रामगढ़िया जस्सा सिंह रामगढ़िया ने इन्हें गुस्से से उखाड़कर इस जगह पर ला के स्थापित किया जब उन्होंने दिल्ली पर अपना लाल किले पर कब्जा किया, और इस जगह पर लाकर इसे स्थापित किया गया। तो ये देखिए उस इमारत का वो हिस्सा आप देखिए किस तरह से इसकी खूबसूरती, इसका डिज़ाइन पश्चिम सभ्यता से मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर कारीगर उस समय पर्शिया से ही आते थे
तो ये देखिए उनकी नक्काशी और पत्थर, लाल पत्थर से इनका जो निर्माण हुआ है। तो ये रहा ऊपरी तल। तो चलिए हम आपको नीचे जो तहखाना है उसमें आपको लिए चलते हैं। ये देखिए नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, संकीर्णी सीढ़ियाँ, एक चेन लगी हुई जिसके सहारे आप उसे पकड़ कर नीचे जा सकते हैं। तो धीरे धीरे सभी लोग जिसे देखने की इच्छा है वो जा सकते हैं। तो इस बुर्ज का जो निर्माण जस्सा सिंह रामगढ़िया ने इसलिए किया था क्योंकि 1762 में दरबार साहिब की बेद भी हुई थी। तो उस समय अहमद शाह अब्दाली और अफगान फौजियों ने दरबार साहिब की बेद भी की थी, उसे बम से उड़ा दिया था और उसको नस्ताबूद कर दिया था और सरोवर का भी अपमान हुआ था। तो उसको नज़र रखते हुए तो जस्सा सिंह रामगढ़िया ने एक ऐसा इमारत के निर्माण का ख्याल आया जिस पर वो अपने फौज को स्थापित कर सके और दरबार साहिब की रक्षा हेतु वहाँ पर वो अपनी फ़ौजों को तैनात रख सके ताकि आने वाले फ़ौजों पर नज़र रखी जा सके और किसी भी प्रकार का अफ़गानी हमला अगर होता है तो उसे दूर से ही देखा जा सकता है। तो ये देखिए जस्सा सिंह रामगढ़िया की तस्वीर, उनका सिंहासन जहाँ वो बैठते थे, लेकिन अपने सिंहासन पे वो बैठते थे लेकिन फिर भी वो ये स्थान दरबार साहिब से नीचा है क्योंकि उन्होंने गुरु साहब को हमेशा अपने ऊपर ही रखा और अपना सिंहासन तहखाने में रखा, ना कि ऊपरी तल पर। तो ये देखिए ये कुआं नुमा है जिसका हमें भी अभी तक कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। शायद इसका पानी पीने का स्रोत होता होगा या कुछ और ही उसका मकसद था, हमें इसके बारे में नहीं पता लगा। तो देखिए अंदर में फिर भी लाइट की व्यवस्था है और ये देखिए छोटे छोटे ईंटों से इनका निर्माण हुआ है। तो ये ईंटें उस समय गुरु नानक देव जी के समय भी ये ईंटों का इस्तेमाल होता था। नीचे में संतरियों के रहने की जगह इस तहखाने का इस्तेमाल था। तो देखिए बुर्ज का जो निर्माण सिर्फ दरबार साहिब की रक्षा हेतु के लिए ही किया गया था। ये जो मीनारें आप अभी फ़िलहाल देख रहे हैं इनका स्वरूप ऐसा नहीं था, इनको अभी रेनोवेशन किया गया है। समय के थपेड़े में इन्हें काफ़ी इनका परिवर्तन हुआ है, काफ़ी बार इन्हें गिराया गया है, इन्हें नष्ट कर दिया गया था। तो फिलहाल इनका निर्माण और इनका रेनोवेशन अभी भी चल रहा है। तो दोस्तों ये रहा दरबार साहिब के बारे में छोटा सा संक्षिप्त इतिहास, जो कि इस छोटे से वीडियो में पूरा इतिहास बताना संभव नहीं है। तो जो भी मैंने आपके सामने रखा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाकर मेरे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि आपका प्यार और आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। और आने वाले अगले एपिसोड में मैं अमृतसर के बारे में आपको और भी अच्छी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।